इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो हम 5 ऐसे रीजंस आज समझेंगे जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है इंडिया में। सबसे पहला है 3 फार्म रिफॉर्म बिल्स, जिसमें सरकार 3 नए बिल लाई थी फार्मर्स के लिए। और इन फार्म लॉज की बेसिक बात यह थी कि जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली प्राइवेट बायर्स को अपना सामान बेच पाएंगे और इस पूरे प्रोसेस के दौरान गवर्नमेंट की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी दोनों के ऊपर। और सुनने में ये फार्म लॉज बहुत ही अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये फार्मर्स की मदद करेंगे, बट रियलिटी ये है कि इन लॉज की वजह से स्टेट गवर्नमेंट की जो रेलेवेंस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती। फार्मर्स को ये डर था कि उनको मिनिमम सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बार्गेन करना शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। अब ऐसी चीजों में प्राइवेट कंपनीज का आना खतरनाक क्यों हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे आपने ब्लिंकिट कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा। ऐसा फील होता है कि हर दूसरी एड इसी कंपनी की होती है, बट ये कंपनी एड्स के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा क्यों कर रही है? क्योंकि इतनी ज्यादा ऐड करने में पैसा तो खर्चा होता ही है। तो ये कंपनी अपनी मोनोपोली बनाना चाहती है एक पर्टिकुलर फील्ड में, और ऐसी मोनोपोली किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। एक अकेली कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट ले जाए और आसपास के लोग कुछ भी ना कमा पाए, ये काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है। बल्कि सिचुएशन ये होनी चाहिए कि आसपास की जितनी भी कंपनीज हैं सबको ठीक ठाक शेयर मिले पूरे मार्केट का। एक कॉम्पिटिटिव माहौल जरूर होना चाहिए मार्केट में, वरना ये मोनोपोली वाली कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट अपनी जेब में डाल लेंगी। और इसी चीज का डर किसानों में था, जिसके वजह से पूरे देश में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले। और फाइनली इतने प्रोटेस्ट के बाद पीएम मोदी ने खुद सामने आके इन लॉज को वापस ले लिया था। अब कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई लॉज तो वापस ले लिए, तो अब डेमोक्रेसी को कैसे फर्क पड़ा, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? बात यह है कि इन प्रोटेस्ट के दौरान कई लोगों ने, यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी फार्मर्स को एंटी नेशनल कहा था। और बात ऐसी है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो प्रोटेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम प्रोटेस्ट करने वालों को ही एंटी नेशनल बोल देंगे, वो भी किसानों को ही अगर एंटी नेशनल बोल देंगे, तो ये काफी डेंजरस सिचुएशन है। इसके बाद दूसरा रीजन आता है सीएए और एनआरसी। सीएए और एनआरसी हद से ज्यादा पॉपुलर हुए थे, बट कई लोगों को आज भी इसका मतलब नहीं पता है। बात यह है कि पूरे देश में सबसे पहले ऑल इंडिया एनआरसी होगा। वो एनआरसी होने के बाद लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए, और जिसके पास भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एक लीगल पर्सन बन जाएगा, और जिसके भी पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे वो इलीगल पर्सन बन जाएगा। अब ये जो भी इलीगल पर्सन होंगे इनके ऊपर लगाया जाएगा सीएए, यानी सीएए के अंडर इन लोगों को अपना रिलीजन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा, जिसके अंदर 2 कैटेगरी आती हैं। पहली है मुस्लिम्स की कैटेगरी, और दूसरे वो सारे के सारे नॉन मुस्लिम लोग, यानी हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और पारसी। अब ये मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स को बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जो भी नॉन मुस्लिम लोग हैं, अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आते हैं तो बिना किसी प्रॉब्लम के उन्हें लीगल पर्सन कह दिया जाएगा, बट मुस्लिम्स हर कंडीशन में इलीगल पर्सन ही कहलाएंगे। और ऐसे इलीगल लोगों को डिटेंशन कैंप में या फिर देश से बाहर किया जा सकता है। अब बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में हद से ज्यादा फ्लॉज हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मुस्लिम्स के पास डॉक्यूमेंट्स ही ना हो और वो इंडियन हो, फिर भी प्रॉब्लम उन्हीं को हो जाए। और इसमें कई लोग खुशी ये मना रहे थे कि बढ़िया है, मुस्लिम्स को तो बाहर निकाल दिया जाएगा देश से, मजा आ गया। तो असम में एनआरसी हुई थी जिसमें से 19 लाख लोग बाहर थे और उसमें से मोस्टली हिंदूज ही थे। तो ये प्रोसेस इतना फ्लॉड है कि ये हर इंसान को प्रॉब्लम देके जाएगा, आपको भी और मुझे भी, क्योंकि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उनको भी एनआरसी की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। और मान लेते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, चलो सारा काम बन गया, बट जो लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा उनके खाने पीने हर चीज का खर्चा हमारे ही जेब से जाएगा। अकेले असम में जब एनआरसी हुई थी तो वहां पे 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जबकि असम एक काफी छोटा सा स्टेट है। और अगर पूरे देश में कर दिया गया तो 50,000 करोड़ तो एडमिन एक्सपेंसेस में आएगा, 2-3 लाख करोड़ लग जाएंगे वहां के डिटेंशन कैंप्स को बनाने में और उसको मेंटेन करने में, और 36,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को खिलाने में लग जाएंगे। और ये सारा खर्चा टैक्स पेयर्स मनी से ही निकाला जाएगा, तो एट द एंड प्रॉब्लम किससे होगी? मुझे और आपको ही। और पर्सनली मुझे सबसे खराब चीज ये लगती है कि कोई भी आके आपसे ये पेपर्स मांग रहा है कि दिखाओ कि तुम इंडियन हो या नहीं हो, और कोई भी कंट्री वहां के लोगों से होती है, अगर लोगों की ही वैल्यू नहीं होगी तो डेमोक्रेसी की क्या ही वैल्यू होगी। अगला है हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी यूएपीए। ये एक्ट एक्चुअली काफी ज्यादा पुराना है, यानी 1969 का है, बट रिसेंटली इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। और ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंसान को टेररिस्ट बोल सकते हैं। यानी एक दिन अगर सरकार को लगा कि ये इंसान हमारे बारे में ज्यादा उल्टा बोल रहा है, यानी सच्चाई को बाहर निकाल रहा है, तो वो सीधा आपको
बोल सकते हैं। और डेटा शो करता है कि 97.5% के जो लोग होते हैं वो सालों तक जेल में ही बिताते हैं जब तक उनका ट्रायल शुरू नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सच में आप हो या नहीं हो ये तो बाद में प्रूव होगा। कोर्ट में ये प्रूव होने से पहले ही आपको 2-3 साल हो सकता है जेल में बिताने पड़ जाएं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप जैसी चीज है। अगला है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018। इस स्कीम के हिसाब से सरकार पूरी तरीके से ये सब खुला रखना चाहती है कि उनको फंडिंग कहां से मिलती है, और ये अच्छा भी है क्योंकि करप्शन इससे रुक सकता है। बट ये बिल जैसा बोलता है ये करता बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं लगाया जा सकता कि किस इंसान ने किस पार्टी को कितना रुपए दिया है। क्योंकि इस बिल के हिसाब से अगर कोई बहुत अमीर बिजनेसमैन है तो वो किसी भी पार्टी को डायरेक्टली पैसे नहीं देने वाला, पहले वो कुछ बॉन्ड्स को खरीदेगा और वो बॉन्ड्स वो उस पार्टी के नाम कर देगा। और क्योंकि ये पैसे काफी इनडायरेक्ट तरीके से पार्टी के पास जा रहे हैं तो कोई पता ही नहीं लगा सकता कि किसने कितना पैसा किस पार्टी को दिया है। और डेटा शो करता है कि अगर बीजेपी की बात करें तो 52% जो उनका डोनेशन है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहा है। अब ये काफी ऑब्वियस सी बात है कि कोई अमीर बिजनेसमैन अगर किसी पार्टी को फंडिंग कर रहा है तो जब वो पार्टी पावर में आएगी तो उन्हें किसी ना किसी तरीके से उस अमीर बिजनेसमैन को हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। और ये फिर हमारे मोनोपोली वाले कंसेप्ट में चला जाता है जो कि बहुत खतरनाक होता है किसी भी देश के लिए। और अगला पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल इरोजन, यानी अगर हम सीबीआई की बात करें, जुडिशरी की बात करें या फिर ईडी की बात करें, ये सारे इंस्टीट्यूशंस अब इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते हैं। यानी इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सरकार का बहुत ही ज्यादा दबाव रहता है। यहां तक कि गवर्नमेंट ने तो ट्विटर को भी बोल दिया था कि बहुत सारे कंटेंट को ब्लॉक कर दो, जो कि अपने आप में ही बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपको आरटीआई के बारे में तो पता ही होगा, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से पूछ सकते हो कि ये चीज क्यों हुई है, इसका खर्चा बताओ, सारा इंफॉर्मेशन दो। बट वो आरटीआई अब इंडिया में खत्म हो चुका है, क्योंकि उसमें इस तरीके के चेंजेस लाए जा चुके हैं कि अगर आप पूछोगे भी तो भी आपको राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो अब ये तो थे काफी ऑब्वियस कारण जिससे नजर आ रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी काफी हद तक खत्म होती जा रही है। बट कुछ ऐसे भी रीजंस हैं जो कि शायद डिबेटेबल हो, जिसमें आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हिंदी को पूरे इंडिया में मैंडेटरी बनाना चाहती है, बट जो भी लोग हिंदी नहीं बोलते उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, स्पेशली साउथ इंडियन स्टेट्स को। और कई लोगों को आज भी लगता है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, जबकि हिंदी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और साथ ही साथ आर्टिकल 370 भी। जो भी लोग इसके अपोजिशन में बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि वहां के लोगों से बिल्कुल नहीं पूछा गया, ये जबरदस्ती लाया गया है। और जो भी लोग इसके सपोर्ट में बोलते हैं वो बोलते हैं कि अगर जबरदस्ती नहीं लाते तो ये आर्टिकल 370 कभी आ ही नहीं पाता। इसके बाद आता है लव जिहाद लॉ, जिसमें इंडिया में एक मुस्लिम मैन को अरेस्ट कर लिया गया था लव जिहाद लॉ के अंडर। यानी दोबारा इसमें दो आइडियोलॉजीज आ सकती हैं। पहले वो लोग जो ये बोलते हैं कि प्यार करने वाले लोग बिल्कुल धर्म वगैरह नहीं देखते हैं, और दूसरे वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारे धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से शादी नहीं कर सकते। फाइनल और शायद सबसे डेंजरस वो है कि इंडियन मीडिया पूरी तरीके से बिक चुका है। ये बात इन एंकर्स को भी पता है कि वो लोग सरकार के लिए ही काम करते हैं, वो पूरी तरीके से बिके हुए एंकर्स हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी कि इंडिया में डेमोक्रेसी क्यों खत्म होती जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ।